जी सबसे ज्यादा इंक्लूसिव G20 है। चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस को हम लोग ओवरकम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वी आर द मदर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। विमेन लेड डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम आप कर रहे हैं जो देश के लिए गर्व की बात के अलावा दुनिया की जो हालत है उसमें बहुत सारी नई चीज़ें डिफाइन करेगा। ये दो बातें आपसे समझनी हैं, लेकिन बड़े गहरे विषयों पर जाऊं उसके पहले G20 के शेरपा का मतलब क्या होता है? देखिए शर्पा एक आप समझिए कि इन्वॉय, लीडर का इन्वॉय माना जाता है। उसका अर्थ ये है कि वो लीडर की मदद करे और उसको माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा दे। उसका मतलब है कि सारी मीटिंग्स वो करे, लीडर की तरफ से उसका इन्वॉय है और बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं तो वो सबके साथ चर्चा करके उसका सलूशन निकाले और फिर जो भी जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, क्लाइमेट एक्शन का है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका सब में कंसेंसस बनाए। उसके बाद वो कम्युनिके इशू करे, अपने लीडर को साथ ले जाकर उनको माउंट एवरेस्ट पर पहुंचाए। और मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को माउंट एवरेस्ट के टॉप तक पहुंचाऊं। बिल्कुल। ये G20 कितना व्यापक होने वाला है इसको बताने के लिए दूसरा बड़ा लॉजिस्टिकल सवाल है, वो ये कि दिल्ली के अलावा किन किन शहरों में पूरे साल इंडिया की प्रेसिडेंसी में कार्यक्रम होंगे? भारत करीब 200 इवेंट कर रहा है और ये 55 शहरों में होगा और हर स्टेट में होगा। तो कोई ऐसा शहर बड़ा छोटा नहीं छूटेगा जिसको हम कवर नहीं करेंगे। और ये बहुत ही इंक्लूसिव सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव G20 है क्योंकि सिटीजन्स को हम टच करेंगे और हमारा लक्ष्य होगा कि एक ये जन आंदोलन की तरह बने। और दूसरा कि हर शहर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट में हो रहा है तो हर स्टेट पार्टिसिपेट करेगा, हर शहर पार्टिसिपेट करेगा। अभी हम शेरपा मीटिंग जैसे उदयपुर में करने जा रहे हैं, वहाँ पर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने सारा कल्चर, क्विजीन सब लोग की मेहनत की और हर स्टेट में यही हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा ये दिखाता है कि कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम दिखाएंगे। अभी जो दो तीन चीज़ें हैं बहुत मोटी मोटी, मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सपर्ट की तरह से पूछने की कोशिश नहीं कर पाऊंगा कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी के बाद अमेरिका का जो चैलेंज है, फिर रशिया ने जो मिसएडवेंचर किया और फंसा हुआ है, और कोविड और यूक्रेन के अलावा अब जो चीन जिस परिस्थिति में है उसको देखते हुए क्या ये कहा जाए कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत के वक्त एक ऐसे समय में आई है जबकि दुनिया का पुराना स्ट्रक्चर चरमरा रहा है? देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पोस्ट ब्रेटन वुड सिस्टम बना था वो लड़खड़ा रहा है। दूसरा जो एग्रीमेंट था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि युद्ध नहीं होंगे वो भी ब्रेक डाउन हुआ है। जियोपॉलिटिक्स जो यूरोप में टेंशन चल रहा है रशिया यूक्रेन का, उसकी वजह से फूड पर इम्पैक्ट हुआ है, फ्यूल पर इम्पैक्ट हुआ है, फर्टिलाइज़र पर इम्पैक्ट हुआ है। और उसकी वजह से ये हो रहा है कि जर्मनी जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव देश माना जाता था, उनकी गैस प्राइसेस करीब तिगनी हो गई हैं। तो यूरोप को इस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। पर देखिए हर चैलेंज, क्योंकि SDG का भी चैलेंज है क्योंकि कोविड की वजह से 200 लोग पॉवर्टी में चले गए, 100 मिलियन लोगों को इसकी जॉब्स चली गई। पर देखिए लीडरशिप G20 की इसी वजह से है। इसको G20 की इम्पोर्टेंस ये है कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स डेवलप्ड वर्ल्ड के और इमर्जिंग मार्केट के साथ इकट्ठा होते हैं। जब ग्लोबल चैलेंजेस होंगे, ग्लोबल प्रॉब्लम्स होंगी तो उसका सोल्यूशन तो लीडर्स ही निकाल पाएंगे। तो ये लीडर्स का रोल है कि एक पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ले जो इंडिया ने बाली में भी ली। बिल्कुल। एक चीज़ इन दोनों हम देख रहे हैं और हो सकता है ये बिल्कुल ही सिनिकल व्यू हो, वो ये है कि आजकल ये जितने मल्टीलैटरल फोरम्स हैं तो उन सब की बातचीत बड़ा ही वो टॉक शॉप, डिबेटिंग सोसाइटी जैसा हो गया है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि COP27 को दुनिया के लीडर देश जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, अपोलोजेटिक हो रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, डिले कर रहे हैं, उसको देख के ये भी लगता है कि इन फोरम्स की इफिकेसी कितनी है। सो दो चीजें हैं। देखिए एक तो यूनाइटेड नेशंस जो 186 देश हैं जिसमें,
वो माना जाता है कि बहुत बड़ा है, अनविल्डी है, सबको वहाँ पर सबको कंसेंसस बिल्डिंग के लिए बहुत मुश्किल होता है। दूसरा होता है G7 माना जाता है। G7 रईस लोगों का की बॉडी मानी जाती है, कहते हैं बहुत एलिटिस्ट है। और G7 अब दुनिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो G7 संभाल नहीं पाता, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स का शेयर बढ़ता चला जा रहा है। तो 2008 में जब ये डिसाइड हुआ कि G20 बनेगा तो इमर्जिंग मार्केट्स लिए गए, जिसमें इंडिया भी था, और ये शेयर ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स बढ़ता चला जा रहा है। तो G20 एक अकेला फोरम माना जाता है, क्योंकि 85 दुनिया का 85% GDP G20 देशों से आती है, और करीब 78% ग्लोबल ट्रेड G20 कंट्री से आता है, 90% पेटेंट्स G20 कंट्री से आते हैं। तो ये जो लीडरशिप है G20 की, इसने 2008 के बाद कई ऐसे डिसीजंस लिए, जैसे कि जब ग्लोबल क्राइसिस इकोनॉमिक की हुई 2009 में, इसने 1.1 ट्रिलियन का पैकेज निकाला, फिस्कल स्टेबिलिटी बोर्ड इसने बनाया, इसने जो ग्लोबल डेट की चैलेंजेस थे उसको हैंडल किया, तो बेसल 3 पैकेज नॉर्म्स यहाँ से आए। तो G20 ने बहुत क्रियात्मक काम किया है पहले। तो हमें जो लगता है कि कई ऐसे चैलेंजिंग मौके पर एक अवसर होता है कि हम कंस्ट्रक्टिव काम करें। देखिए, आप तो इसके होस्ट हैं, तो जाहिर है कि आप जो मेहमान आने वाले हैं उनके बारे में कोई क्रिटिकल बात साउंड करे ऐसा तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये जो ब्लिंकर्ड व्यू है और जो दुनिया की धुरी और एक्सिस बदल रही है, और उसमें एशिया या अफ्रीका और एशिया में डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में भारत का रोल रिकॉग्निशन है, लेकिन जो सपोर्ट और जो एक्नॉलेजमेंट चाहिए और हमारी बात वो सुने, वो परिस्थिति अभी हमको लगता है कि नहीं है। आप इससे एग्री करेंगे? नहीं, देखिए, ये ज़रूरी है कि ये भी समझना ज़रूरी है कि जैसे भारत ने पिछले 7 सालों में बहुत तरक्की की। एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी अगर पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग है, जो मैं सोचता हूँ भारत की है इस समय, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है इतनी लार्ज मेजॉरिटी से, एक तो आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, दूसरा आपने डेवलपमेंटल काम बहुत किया है, सड़कें हों 55,000 किलोमीटर, आपने घर बनाए, आपने बिजली दी, आपने पानी दिया, ये, और आपने एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जो कि अमेरिका का 7 गुना किया, चाइना का 3 गुना किया, तो ये एक डेवलपमेंट स्टोरी बनती है। दूसरा कि आपने सिटीजन्स की लाइफ को बदला हिंदुस्तान में, तो एक वो बहुत उसका इम्पैक्ट होता है। दूसरा कि जब लोग बैठते हैं तो चैलेंजेस चर्चा होती है, उन पे काफ़ी डिबेट होता है, काफ़ी डिस्कशन होता है, और सब लोग चाहते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्टिव काम किया जाए। और इसीलिए मुझे जो लगता है कि ये इस चैलेंज में एक बहुत बड़ा अवसर है जो कि भारत को लेना चाहिए, और हम लोग एम्बिशियस, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग डिसाइसिव होंगे, हम लोग एक्शन ओरिएंटेड होंगे, हम लोग एम्बिशियस होंगे, और हम लोग दुनिया के लिए काम करेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, डिप्लोमेसी को बड़ा एक विशेषज्ञों का और एलिट विषय माना जाता था। अब हम लोग एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मोदी डिप्लोमेसी, और दरअसल इन्होंने इसको पब्लिक डिप्लोमेसी जैसी एक चीज़ बना दी है। वो तो सही है, लेकिन ये इतना बड़ा मौका है कि हम अभी 1, 2, 3 जो GDP की रेस है उसको छोड़ दें, तो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का जो ग्रेट पावर के तौर पर मॉरल लीडरशिप हमारी नेचुरली है, और वो हम अख्तियार करें, उसके लिए G20 में इस बार सबसे बड़ा टेकअवे भारत के स्टैंड पॉइंट से क्या एक टेकअवे हम लोग अचीव करना चाहेंगे, अकम्पलिशमेंट अचीव करना चाहेंगे? देखिए, 2 चीज़ें, एक तो दुनिया में देखें तो गरीबी का क्या कारण है। एक तो ये कारण है कि 4 बिलियन लोगों के पास, मतलब 400 करोड़ लोगों के पास उनकी डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है। 200 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, तो आप पैसा कहाँ डालिएगा उनके लिए। तीसरी चीज कि 133 देशों के पास, उनके पास फास्ट पेमेंट मैकेनिज्म नहीं है डिजिटल। भारत ये सब कुछ कर चुका है, आइडेंटिटी दे चुका है, फास्ट पेमेंट कर चुका है, उसके आगे वैक्सीनेशन कर चुका है, उसने करीब 15-20 डिजिटल पब्लिक गुड्स तैयार किए। तो अगर मेरे विचार से ये मॉडल जो है अमेरिका के बिग टेक मॉडल से अलग है,
ये यूरोप के जीडीपीआर मॉडल से अलग है, जहां प्राइवेसी को फोकस किया पर इनोवेशन को किल किया। हमने जो मॉडल बनाया उसमें पब्लिक ट्रैक बनाया और प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेट किया। तो ये मॉडल अगर हम दुनिया में ले जाते हैं तो हम डेवलपिंग कंट्रीज की लोग के साधारण व्यक्ति की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकेंगे। और ये मेरे विचार से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है हमको। ये जो डिजिटल पब्लिक गुड्स में हमने इतना बड़ा काम किया है और इसमें तो वो लोग रियलाइज कर रहे हैं और बहुत सारे देश हमसे कह रहे हैं कि ये जितने भी ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स, आप हमारे साथ उसमें मदद करें। चूँकि आप डिजिटल के बड़े भारी पंडित हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कि अगेन दुनिया के बड़े देशों ने हालत कर दी है कि अब ऐसा लगता है कि ये इंटरनेट जो है ये स्प्लिंटर नेट में बदल जाएगा। आपको ये कंसर्न लगता है? नहीं, मुझे कोई ऐसा कंसर्न नहीं लगता। देखिए क्या है, चैलेंजेस आते हैं पर ह्यूमन स्पिरिट ऐसी होती है कि चैलेंजेस को ओवरकम करता है। मैं हमेशा एक ऑप्टिमिस्ट रहा हूं, मैं कभी पेसिमिस्ट नहीं रहा हूं। तो चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस को हम लोग ओवरकम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपकी बात को ठीक से समझा तो आप कह रहे हैं कि हमारी जो बड़ी लीडरशिप है दुनिया के स्टेज पे, उस पे ये डिजिटल जो इनोवेशंस हमने किए हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा मैस्कॉट है। देखिए 4 चीजें मेरे विचार से। पहला तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये टेकेड की बात की है, पर मेरे विचार से तो हमने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, क्योंकि जितने टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो डेवलप्ड वर्ल्ड से आते हैं, डेवलपिंग कंट्री से नहीं आते। ये पहली बार है मनुष्य की हिस्ट्री में कि एक डेवलपिंग कंट्री ने ऐसा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जो कि मॉडल बनता है डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए भी, ना केवल दूसरा मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण काम जो हुआ है वो हेल्थ की फील्ड में हुआ है, क्योंकि हमने 500 मिलियन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जो कि कोई देश नहीं कर पाया, और हमने कैशलेस पेपरलेस किया। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं। हमने उसमें वेलनेस को कंबाइन किया, योगा और आयुर्वेदा को, और हमने वैक्सीन मैत्री की। हम अकेले देश हैं जिन्होंने हम वैक्सीन दूसरों देशों को दिया। तो ये बहुत लोगों को, यहाँ कैसे हमने 2.5 बिलियन लोगों को वैक्सीन दिए, ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तीसरा देखिए, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हम लोग बोलते नहीं है, पर हमने ये सारा जो डेवलपमेंट किया है, जो भी कुछ हुआ है, ये एक डेमोक्रेसी के रूप में किया है, और इसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग हमको कंपेयर करते हैं दूसरे देशों से। वो डेमोक्रेटिक नहीं है, पर हम लोग वी आर द मदर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ डेमोक्रेसी ऋग्वेदा के जमाने से चली आ रही है, वो भी बताना जरूरी है। चौथा कि हमने बहुत फाइनेंशियल इंक्लूजन वेमेन लोगों का किया, तो माननीय प्रधानमंत्री ने वेमेन लेड डेवलपमेंट पे फोकस किया है, और वेमेन लेड डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ जब प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई तो केवल 19% बैंक अकाउंट्स औरतों के होते थे। अब 56% बैंक अकाउंट्स औरतों के हैं। करीब 23 करोड़ अनबैंक्ड वेमेन को हमने अकाउंट्स दिए, तो ये बहुत बड़ा। और मुद्रा लोन्स देखिए तो करीब 50% के करीब औरतों के मुद्रा अकाउंट्स हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और अगर भारत को और सारे डेवलपिंग वर्ल्ड को आगे बढ़ना है, तो जब तक वेमेन की लीडरशिप ना हो, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन ना किया जाए, 50% अगर पूरी जनसंख्या उनकी है, वो आगे लीडरशिप नहीं लेंगे, वो एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा और दुनिया तरक्की नहीं कर पाएगी। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसकी मैसेजिंग हिंदुस्तान और दुनिया भर में करने के लिए ये वाला साल बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप शेरपा सिर्फ सरकार या प्रधानमंत्री के नहीं हैं, हम सबके शेरपा हैं। आपके साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे। इसके लिए आपका समय निकाला बातचीत को समझाने के लिए। G20 की प्रेसिडेंसी का हमारे लिए क्या मतलब है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत